हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और हमारा जो टॉपिक है वो है सोशो कल्चर फैक्टर्स इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, अर्थात कृषि उत्पादकता बढ़ाने के सामाजिक सांस्कृतिक कारक कौन से हैं। हम सभी जानते हैं कि किसान को हमारे देश में अन्नदाता के रूप में जाना जाता है और उनका महत्व हमारे समाज में या किसी भी समाज में बहुत अधिक है। तो हम उसकी कृषि उत्पादकता बढ़ाने के हम कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं, क्या कारण है कि उनकी कृषि में जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ नहीं रही है और सरकार क्या प्रयास कर रही है या किसान खुद क्या प्रयास कर सकता है इसके अंदर, उसके ऊपर हम बात करेंगे। हम जानते हैं कि भारत जो है वो 125 करोड़ से भी अधिक आबादी वाला देश है, जहाँ पर लोगों की एक आय का जैसे इनकम सोर्स जो है वो कृषि है, विशेष रूप से किसानों का। देश में हम बहुत सारे आज भी ऐसे राज्य देख रहे हैं जहाँ पर खेती के परंपरागत उपायों के ऊपर ही कार्य किया जा सकता है। किसी भी देश को यदि हम विकास की तरफ लेके जाना चाहते हैं या मानव का विकास देखते हैं तो उसके अंदर सबसे पहली आवश्यकता हमारी क्या हो जाती है कि हम उस देश के गांवों का विकास करें। जब तक ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं में गति नहीं आती है तो गरीबी का उन्मूलन नहीं होगा और खेती जब तक नहीं बढ़ेगी, बहुत सारे या मैं तो ये कहूँगी कि लगभग सभी व्यवसाय जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारी कृषि से जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। किंतु इसके साथ साथ ही हम देख रहे हैं कि आज भी भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर परंपरागत रूप से खेती होती है। आज भी वहाँ पर खेती के लिए जानवरों को काम में लिया जाता है, मनुष्य खुद खेती करते हैं। वो कृषि के आधुनिक उपकरणों से जो है ना जानकारी नहीं है उनको। इसके साथ ही वो उच्च गुणवत्ता वाली बीज, बहुत तकनीक उनकी उनको जानकारी नहीं है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि ज्ञान का भी अभाव होता है, उनमें कौशल का भी अभाव होता है, जिसके कारण वो खेती से एक अच्छी आय प्राप्त नहीं कर पाते हैं। केवल एक यूँ कह दीजिए कि मात्र एक गुजारा कर पाते हैं। बहुत राज्य भारत में ऐसे भी हैं जो कि कृषि प्रोडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं या वहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, किंतु बहुत सारे राज्य अभी भी भारत के ऐसे हैं जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से खेती नहीं करते हैं या उनको जानकारी का अभाव है और यही कारण है कि वहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का अभाव है। तो अब हम बात करेंगे कि हम कृषि उत्पादकता बढ़ाने के हम क्या उपाय कर सकते हैं या सरकार ने क्या उपाय किए हैं। देखिए, जब सबसे पहले यदि हम एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने की बात करें या उसकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए बात करें तो हमारे पास सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है कि हम किसान को उत्तम बीज दें, उत्तम क्वालिटी के बीज दें। सॉइल का जो यूँ कह दीजिए मैनेजमेंट है वो एक अच्छा हो, एक अच्छी मिट्टी हो जिसमें किसान अपना बीज जो है वो एक अच्छी प्रोडक्टिविटी में ला पाए। साथ ही साथ उसके उर्वरकों से जुड़ी हुई बहुत सरकारी नीतियों की उसको जानकारी हो। पानी जो है जो खेती के लिए काम में आता है उसकी उपलब्धता हो। हर पानी की बूंद से हम अधिक उपज का लक्ष्य बना के रखें। फसलों का बीमा हो। बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं ऐसी आ जाती हैं जिससे कि किसान की फसल बर्बाद हो जाती है या चौपट हो जाती है। ऐसे में यदि किसान के पास फसल का बीमा हो तो उसके बहुत अच्छा जो है उसको नुकसान नहीं भुगतना पड़ता या उसके परिवार को भूखे रहने की नौबत नहीं आती है। लैंड लीजिंग का बात करें या ग्रामीण लोगों को डायरेक्ट लाभ किया जाए, जिसको हम डीबीटी के नाम से भी जानते हैं। ऐसी योजनाओं का फ़ायदा पहुंचाने की बहुत अधिक पहल की गई है।
किसानों को बहुत वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी से जोड़ने का भी प्रयास किया गया है ताकि उनको एक अच्छी फसल प्राप्त हो सके। इसके साथ साथ यदि हम ये कहें कि भारतीय एग्रीकल्चर को हम वर्ल्ड के नक्शे पे लाएं या भारत में विश्वव्यापी शक्ति के रूप में यदि उसको उभारने की कोशिश करें तो हमारा सबसे पहला प्रयास यही होगा कि ग्रामीण गरीबी और विकास दोनों चुनौतियों से हमें भारत को निपटना होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि नए और सशक्त भारत का निर्माण का रास्ता कहाँ से जाएगा, गांवों से होकर ही जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, स्वरोजगार के माध्यम से हम लोगों की ज़िंदगी में बदलाव भी ला सकते हैं और सभी नागरिकों के कल्याण हेतु बुनियादी ढांचे इन द सेंस कि मतलब आप उनके ग्राउंड लेवल पे या ग्रास रूट लेवल पे जाकर हम उनके लिए प्रयास करें। तो हम उन मुद्दों की बात करेंगे जिनको कि हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के अंदर शामिल करना चाहिए। अगर कृषि उत्पादकता को बढ़ाना है तो उसके लिए हमें कौन कौन से ऐसे मुद्दे लेने चाहिए, तो उसमें सबसे पहला है कि किसानों को उनकी फसल का बेहतर मूल्य दिलवाना बहुत ज़रूरी है। यदि किसान को उसकी फसल का मूल्य नहीं मिलता है तो उसकी मेहनत बेकार चली जाती है और उसका अपने कार्य के प्रति नीरसता आ जाती है। दूसरा, इसके अंदर हम बात करेंगे किसानों को खेती हेतु आधुनिक तकनीक और उत्तम किस्म के बीज, क्योंकि बीजों की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो फसल अच्छी नहीं होगी, और उनको ऐसी टेक्नोलॉजी दी जानी चाहिए जिससे कि वो प्रयास कर सके। साथ ही साथ स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास किया जाना चाहिए, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। हमारा इन दिनों हम देख रहे हैं कि स्वास्थ्य हमारे लिए कितना ज़रूरी है। तो ऐसी स्थिति में हेल्थ को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए, क्योंकि अगर एक किसान स्वस्थ होगा तो हम जो है एक स्वस्थ फसल या एक अच्छी फसल को प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही साथ विमेन एम्पावरमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ कार्य ऐसे हैं जिनमें केवल ये कहा जाता है कि ये पुरुषों के करने योग्य है, जबकि ऐसा नहीं है। ग्रामीण महिलाएं जो हैं वो भी बहुत खेती में किसान का योगदान देती है। तो हमें गांव में भी विमेन एम्पावरमेंट करना बहुत ज़रूरी है। प्राकृतिक आपदाएं जैसे मतलब मान लीजिए बाढ़ आ गई है या सूखा हो गया है, तो उससे क्या है फसलें बहुत ख़राब हो जाती हैं, तो हमें इन प्राकृतिक आपदाओं से राहत मिलनी चाहिए। साथ ही साथ कृषि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमें तमाम जितने भी ज़रूरी प्रयास हैं उनको करना चाहिए। यदि हम 2011 की जनगणना को देखें तो भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में 15 वर्ष से लेकर 35 वर्ष की जो एक यंग एज की हम बात करते हैं, उनकी उम्र लगभग 5.50 करोड़ संभावित का है, जो कि यंग एज को जिसको हम कह सकते हैं। तो हमें इनके सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए हमें रोजगार या कार्य की व्यवस्था करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि कृषि उत्पादकता बढ़ाने के सामाजिक सांस्कृतिक प्रयास हम और कौन कौन से कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे प्रयास जो है भारतीय सरकार कर रही है और करती भी है, तो हमें उनके लिए कुछ ऐसी जैसे राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम है, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना है, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना है, राष्ट्रीय मातृत्व योजना, ये कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर यदि उनको उपलब्ध करवाई गई है, किंतु जानकारी के अभाव में किसान इनका लाभ ही पूरा सा उठा नहीं पाता है। अब आप देखिए कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जो कि 15 अगस्त 1995 से अस्तित्व में आया था, ये जो है निर्धन परिवारों को बहुत लाभ देने के लिए शुरू किया गया था, और इसके अंदर ही ये 3 योजनाएं लागू की गई थी, जिसको हम राष्ट्रीय वृद्धावस्था योजना, परिवार लाभ योजना और मातृत्व योजना भी इसके अंतर्गत ही आती है। तो देखिए, अगर किसान का समाज सुरक्षित रहेगा, किसान का परिवार सुरक्षित रहेगा,
ठीक है, किसान की संस्कृति सुरक्षित रहेगी तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ती जाएगी, उसके लिए कोई अलग से प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें अपने किसान को इतना जो है लाभ देना चाहिए जिससे कि वो खेती जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में वो अपना योगदान दे सके। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनको कि मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, आप इनमें से नोट भी करिएगा कि जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना या जिसको हम स्कॉलरशिप स्कीम भी कहते हैं, इस योजना के अंदर विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो कमज़ोर वर्गों के लोग हैं उनके बच्चे एक अच्छी एजुकेशन ले सकें, इसके लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई थी, जिससे कि वो अपने ना केवल स्कूल कॉलेज बल्कि प्रोफेशनल कोर्सेज़ के अंदर भी अगर वो जाना चाहते हैं तो उनको स्कॉलरशिप मिलती है। साथ ही साथ एक और योजना देखिए जिसको हम NRLM भी बोलते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इसका जो शुरुआत थी वो 2011 में की गई थी और इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को देश के साथ जोड़ना था या देश की मुख्य धारा के साथ जोड़ना था और इसका मूल जो लक्ष्य था वो गरीबी को दूर करना था। तो इसका उद्देश्य जो क्या था कि ग्रामीण लोगों को एक ऐसा मंच दिया जाए या ऐसा उनको एक आधार दिया जाए जिससे उनकी आजीविका निरंतर चलती रहे। साथ ही साथ देखिए भूमि के स्वामित्व और रोजगार के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाया गया। इसमें क्या है, 15 से लेकर 59 वर्ष तक की आयु की महिलाएं जो हैं, मतलब एक युवा महिलाओं को इसमें भागीदारी सुनिश्चित की गई। आज भी आप देखिए अगर कोई भूमि का रजिस्ट्री है महिलाओं के नाम से होती है तो उसमें पैसा भी कम लगता है। तो ये केवल इसलिए किया गया ताकि ग्रामीण महिलाओं को जो है सशक्त बनाया जाए, उनके भूमि पर अधिकार दिया जाए, वो खेती जो है बहुत अपने अच्छे तरीके से कर पाए। तो ये कुछ ऐसी योजनाएं थी जिनका कि बीच बीच में सरकार ने चलाई इन योजनाओं को, ताकि इन योजनाओं से ग्रामीण लोगों को फ़ायदा हो। साथ ही साथ देखिए ये क्या बोलते हैं, भारतीय ग्रामीण आवास योजना है। इसके अंतर्गत क्योंकि हमें पता है कि हर व्यक्ति का एक घर का सपना होता है और वो अपने इसके अंदर इनको जो ग्रामीण कृषक वर्ग थे उनको आवास की व्यवस्था की गई। साथ ही साथ इनका राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना चलाई गई, जिसको कि विशेष रूप से ये योजना थी वो BPL परिवारों के लिए, ग्रामीण इलाकों में रहने वालों के लिए शुरू की गई थी। साथ ही साथ इसमें 1 लाख रुपए तक का बीमा व्यक्तियों का किया गया। मिशन इंद्रधनुष, इसके अंदर क्या है, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक के बच्चों को जो एक बेसिक बीमारियां होती हैं जैसे काली खांसी, पोलियो, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी, खसरा, इन सब की जो कहते हैं कि इनको रोकने के लिए ये व्यवस्था चलाई गई थी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसके अंदर क्या था कि सरकारी आंकड़े बताते हैं कि देश में 24 करोड़ परिवारों में से 10 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनको रसोई गैस जैसा स्वच्छ ईंधन ही नहीं मिलता है। इस योजना से न सिर्फ वीमेन को एम्पावर करने की कोशिश की गई है अपितु अर्थव्यवस्था को गति देने की भी कोशिश की गई है। इससे कम से कम 10 करोड़ लोगों को जो है वो लाभ हुआ है। जहाँ पर इसके साथ साथ ही यदि हम एक और बात करते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना, इस योजना के अंदर क्या है कि अब तक 23 करोड़ 62 लाख लोगों को फ़ायदा दिया गया है और इसके अंदर क्या किया गया है कि इनके 0 बैलेंस पे अकाउंट खोले गए हैं ताकि ये अपना पैसा जो है वो सीधा अपने अकाउंट में डाले। बिचौलियों की समाप्ति की गई है, जो इनके पैसों का उचित इनके पैसे ले लेते थे किंतु उनको उचित ब्याज भी नहीं मिलता था। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसके साथ साथ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इस योजना का जो मतलब था या इस योजना के अंतर्गत क्या है कि हर खेत में पानी पहुंचाना, मतलब कोई भी किसान का खेत बिना पानी से ना रहे, इस योजना के अंतर्गत ये किया गया।
साथ ही साथ एक देखिए इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि योजना, जिसको ई नाम के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना में छोटे और सीमांत किसान जो होते हैं, जिनके पास बाज़ार में बेचने लायक अतिरिक्त फसल कम होती है और खेती बाड़ी में उनका खर्च बहुत अधिक होता है, इसीलिए सरकार ने लाइसेंस और जैसी दूसरी चीज़ें जो हैं देने के लिए या किसानों को मुनाफा बढ़ाने के लिए 2015 के अंदर इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार की शुरुआत की गई। स्वच्छ भारत अभियान, ये अभियान एक ऐसा है जिससे आप और हम सभी वाकिफ़ हैं, और इस अभियान की शुरुआत को न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में जबकि पूरे भारत के अंदर ये योजना बहुत अच्छे से कारगर भी हो रही है। इसका जो शुरुआत जो थी वो केवल खुले में शौच मुक्त बनाने की मुहिम से शुरुआत की गई थी, और अब ये योजना इतनी ज़्यादा प्रभावी हो गई है कि ग्रामीण के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी स्वच्छता का ये संदेश दे रही है। तो ये बहुत अच्छी एक योजना रही है। साथ ही इसको हम बात करें कि एक जीवन ज्योति योजना थी, जो कि शायद इसमें मैंने डाली नहीं है, वो भी बहुत अच्छी योजना जो किसानों के लिए सरकार द्वारा चलाई गई है। इसमें प्रति दिन के हिसाब से 2 लाख रुपए की जीवन बीमा सुरक्षा खोली गई है, और इसमें 18 से 50 वर्ष तक के व्यक्तियों को इसका लाभ मिल रहा है। साथ ही साथ जैविक खेती को प्रोत्साहन दिया गया है। इसके तहत भी स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं की जो चिंता है वो बढ़ रही है, और लोगों की खान पान की आदतों में परिवर्तन लाने के लिए अब जैविक खेती की ओर हमारा झुकाव जो है वो बढ़ता जा रहा है। और इस हेतु हम जो अपने ट्रेडिशनल योजनाओं हैं उनको छोड़कर इसमें 50-50 किसानों को जुटाकर उनको 50 एकड़ ज़मीन के क्लस्टर पर कृषि और बागवानी को बढ़ावा दिया गया है। इससे जो है किसानों को जैविक खेती के प्रति रुझान बढ़ा है, और वो पेस्टिसाइड का उपयोग कम कर रहे हैं। साथ ही साथ कृषि आधारित उद्योगों को भी बढ़ावा दिया, मतलब न केवल खेती, इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में मछली पालन, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, रेशम के कीटों का पालन, खुम्बी उत्पादन, राष्ट्रीय बांस मिशन, मॉडल लैंड लाइसेंस कल्टीवेटर एक्ट 2018-19, ये कुछ ऐसे उद्योग हैं जिसको कि खेती के अलावा भी ग्रामीण क्षेत्रों में इनको बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि इनका एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी तो बढ़े ही, और साथ ही साथ इनमें सामाजिक सांस्कृतिक विकास भी इनका बहुत हो। साथ ही साथ अब एक और इनका जो है योजना सरकार द्वारा चलाई गई वो है महिला किसान सशक्तिकरण योजना। इसमें महिला किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए और उनके परिवारों को खाद्य पोषण सुरक्षा में सुधार लाने के प्रयास किए गए हैं। उनके लिए ऋण की भी सुविधा दी गई है, बाज़ार की जानकारी भी उनको उपलब्ध करवाई गई है, ताकि ग्रामीण महिलाएं जो हैं वो सशक्त हों। देखिए, हम ये सभी जानते हैं कि किसान जितना अधिक सशक्त होगा उतनी ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। किसानों को इन सब चीज़ों की सुविधाएं देना हमारा भारतीय सरकार का भी एक कर्तव्य बन जाता है। किसान आर्थिक रूप से यदि अपने पाँव पर खड़ा होगा तो ही देश हमारा मजबूत होगा और विकास की गति भी तेज होगी। तो किसी भी देश में यदि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है या एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है तो हमारा सबसे पहला काम होता है कि हम उस किसान को इतना सशक्त करें, उस किसान को इतना पावरफुल करें, उस किसान को इतना हम साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से उनको खेती करने की जानकारी दें, ताकि वो कम समय में या कम टाइम में भी जो है अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके और देश के विकास में अपना योगदान दे सके। धन्यवाद। आज का जो टॉपिक है वो आशा करती हूँ आपको समझ में आएगा। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपके वैल्यूएबल कमेंट्स के लिए मैं हमेशा रेडी रहती हूँ। थैंक यू।